मित्रों, हिंदी के अंतर्गत अपन और थोड़े आगे बढ़ते हैं। पिछले दिनों अपन ने 2 लेसन लिए। एक अपना पहला जो था सूरदास का था, दूसरा पाठ तुलसीदास का था और तीसरा अपन रीतिकाल के कवि एक हैं जिनका नाम है सेनापति। अब इनके मूल नाम का तो संशय है कि मूल नाम उनका क्या था, लेकिन रचनाकार ये लिखते हैं कि जो उन्होंने रचना लिखी है उसके अंदर वो एक सेनापति की तरह है, सबसे श्रेष्ठ कवि है। रीतिकाल के श्रृंगार को लिखने वाले, मूल विधाओं को लिखने वाले ये श्रेष्ठ कवियों में से एक है। इनका जन्म 1616 में हुआ। पिता का नाम गंगाधर था। इनके गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित था। बहुत ही वे आत्मविश्वासी कवि थे। उन्होंने अपना एक परिचय देते हुए अपने लिए एक लाइन लिखी है कि सेनापति सोई सेनापति के प्रसाद जाकी, सब कवि कान दे सुनत कवि ताई है। कि सेनापति वो कवि है जो सेनापति ही है, अर्थात उसके जैसा कोई नहीं है। इसलिए जब भी वो कोई कविता करते हैं तो उनकी कविता सभी कान दे करके दूसरे कवि भी सुनते हैं। यानी एक श्रेष्ठता उन्होंने अपने बारे में लिखी है। कुछ लोगों का कहना है कि सेनापति इनका उपनाम है, उनको उपाधि दी है इसलिए इनको सेनापति कहते हैं, क्योंकि ये रचना लिखने में सबसे श्रेष्ठ कवि है, सेनापति की तरह है, इसलिए इनका नाम सेनापति पड़ गया। उन्होंने अपनी रचनाओं के अंदर श्लेष अलंकार का प्रयोग किया है ना। यानी ये मूल रचना है। रीतिकाल के कवि सारे जो है, रीतिकाल का मतलब, रीति का मतलब ये होता है जो परिपाटी चली आ रही है, जो परंपराएं चली आ रही है उसी रूप के अंदर किसी चीज को बनाए रखना। तो इन्होंने अपनी कविता को उस मूल रूप में ही बनाए हुए रखा है, इसलिए ये रीतिकाल के कवि कहलाते हैं। और इन्होंने गेय पद लिखे, कवित्त लिखे हैं। कवित्त के अंदर इन्होंने अलंकारों का प्रयोग किया है और अलंकारों में भी श्लेष अलंकार का विशेष रूप से प्रयोग किया है। श्लेष का मतलब ही होता है चिपकना, अर्थात अगर एक शब्द के साथ में जहां पर एक से अधिक अर्थ निकलते हो एक ही शब्द के, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। तो इनके कई ऐसे शब्द हैं रचना के अंदर जिनके कई कई अर्थ निकलते हैं, इसलिए इन्होंने श्लेष अलंकारों का ज्यादा प्रयोग किया है। इनकी 2 प्रमुख रचना है, एक तो काव्य कल्पद्रुम और दूसरी है कवित्त रत्नाकर। इनके कविताओं में अलंकार और रसध्वनि के उदाहरण एक से एक बढ़कर हैं। ये इनकी भाषा जो है रचनाओं की वो ब्रज भाषा है। इनकी जो रचनाएं लिखी गई है उनमें प्रसाद और ओज गुण की प्रधानता है। प्रसाद का मतलब होता है कि एक ही बार सुनने के बाद में सहज रूप से हमको समझ में आ जाए, है ना, जो सुबोध हो, है ना, जो आसानी से समझ में आ सकती हो, ऐसे प्रसाद के गुण वाली कविताएं इन्होंने लिखी है। साथ ही ओज गुण की प्रधानता भी इनके रचनाओं में है। जरा व्यवधान के लिए क्षमा करें। हाँ, अपन आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने, मैं कह रहा था कि इनके रचनाओं के अंदर प्रसाद गुण और ओज गुण की प्रधानता है। प्रसाद मतलब जो आसानी से समझ में आ जाए, जो सुबोध हो, है ना, जो काव्य सरल रूप के अंदर लिखा गया हो तो वो प्रसाद गुण वाला कहता है। और दूसरी बात ओज यानी जोश हो जिसके अंदर, ना, तेज हो, प्रताप हो, पराक्रम हो, इन गुणों की भी इनकी रचनाओं में प्रधानता है।
इन्होंने बहुत ही सुधरी हुई भाषा, परिमार्जित भाषा का प्रयोग किया है और भाव गंभीरता इनकी रचनाओं में पढ़ने को मिलता है। मतलब बहुत गहरी बातें इनकी रचनाओं के अंदर लिखी हुई है। तो ये कवि परिचय था। इस पाठ में क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ प्रस्तुत कविता सेनापति के ऋतु वर्णन का प्रौढ़ और प्रांजल नमूना है। प्रौढ़ का मतलब होता है थोड़ी उच्च श्रेणी की कविता है ना, उच्च श्रेणी है। प्रांजल, प्रांजल यानी सच्ची बातें, जो कुछ दिखती है प्रकृति के अंदर, उसे हुबहू रूप में प्रस्तुत की है। इन्होंने पूरी निपुणता से ऋतु के उपादानों, उपादान का मतलब होता है किसी चीज को पाने की इच्छा रखने वाला। तो प्रकृति के अंदर एक प्रकृति, जो प्रकृति में ऋतु चलती है, वो ऋतु तुरंत दूसरी ऋतु को पाने की कोशिश जैसे कर रही हो, है ना। तो जो कुछ कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु को पाने का जो प्रयास होता है उसको उपादान कहते हैं। तो उनके प्रकृति के ऋतु के उपादानों, उसके लक्षणों का उपयोग कवि ने किया है। इसमें वसंत का वैभव पूरी छटा के साथ पंक्तियों में पिरोया गया है कि वसंत ऋतु कितना सुंदर होता है। तो उन्होंने एक चतुरंगिणी सेना से तुलना करते हुए वसंत ऋतु का वर्णन किया है। वसंत का वैभव पूरी छटा के साथ पंक्तियों में पिरोया गया है। कवि ने ऋतु वसंत का सूक्ष्मता पूर्वक मानवीकरण किया है। यानी मानवीकरण का मतलब होता है, ये अलंकार का नाम है हो, मानवीकरण अलंकार। यानी अगर निर्जीव वस्तु के अंदर मनुष्य के जैसे गुणों को बताना, इसे मानवीकरण कहते हैं। मानव के जैसे उसके अंदर गुण प्रस्तुत करना, ये मानवीकरण होता है। तो वसंत ऋतु का मानवीकरण इन्होंने किया है, जो अपन अभी पंक्तियों के अंदर पढ़ेंगे। पूरा परिदृश्य राजा के आगमन काल के वस्तुओं एवं भावनाओं से बुना हुआ गया है कि जैसे एक राजा की सेना किस प्रकार आती है, उसी तरह से प्रकृति में भी वसंत ऋतु उस सेना की तरह दिखाई देता है। रंगीन उपवन सुगंधमय है, कोकिल चारण की भूमिका में पदगान कर रही है, शोभा के सुखमय उपकरण सेना के कवायद की छवि उत्पन्न कर रहा है। यानी प्रकृति के अंदर जब वसंत आता है तो कैसा होता है, कोयल गाने लगती है, पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नए पत्ते पेड़ों पर आ जाते हैं, फल फूल कलियां खिलने लगती है, खेतों के अंदर सरसों उगाती है, कोयल अपनी मीठी वाणी में बोलने लगती है। तो इस प्रकार उन्होंने वसंत की ऋतु का वर्णन किया है। इसी तरह भीषण ग्रीष्म के बाद झुलसी हुई प्रकृति पर जब वर्षा की बूंदें पड़ती है तो धरती नयनाभिराम और सुखमय हो जाती है। पहले तो भयंकर गर्मी पड़ती है, जब भयंकर गर्मी पड़ती है उसके बाद में वर्षा ऋतु आती है। तो वर्षा ऋतु आने के बाद में किस तरह से प्रकृति सुहावनी हो जाती है, नयनाभिराम है, नयनों को सुंदर लगने वाला, नयन मतलब आँख, अभिराम यानी सुंदर, सुंदर लगने वाला दृश्य वर्षा ऋतु में उत्पन्न हो जाता है। इसका उन्होंने वर्णन किया है। मानसून का आगमन इस कृषि प्रधान देश के लिए एक उत्सव की तरह होता है कि वर्षा की ऋतु आना ये तो उनके लिए, और वर्षा हो जाना ये तो प्रकृति में जो किसान लोग जो है, और हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है, इसलिए यहाँ तो बरसात का होना और प्रकृति का खिलना तो उस समय एक उत्सव की तरह हम इस ऋतु को लेते हैं। कवि ने डूबकर बरसात के ऋतु चक्र को आंखों के आगे साकार कर दिया है। अपन पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमारे सामने वर्षा ऋतु का दृश्य उत्पन्न हो रहा है। शीत ऋतु की आक्रामकता सेनापति के आचरण में कवि ने वर्णित किया है। जब ठंड का मौसम होता है, शीत ऋतु होती है, तो उसका आचरण कैसा होता है, व्यवहार कैसा होता है शीत ऋतु का, और हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात का उन्होंने सुंदर वर्णन किया है। तो शीत ऋतु के हमले ने पूरी प्रकृति को पराजित कर दिया है। बर्फीली हवा की चुभन तीर के समान घातक है। सूरज का तेवर निस्तेज पड़ गया है, निस्तेज यानी धीमा। वर्षा, जब शीत ऋतु बहुत ज़्यादा होती है तो वर्षा की जो अपने सूर्य की गर्मी जो है वो धीमी पड़ जाती है, गर्मी हमें कम लगती है, उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है। तो शीत ऋतु किस तरह से सूर्य के प्रकाश को भी, उसकी गर्मी को भी प्रभावित करती है, इस बात का उन्होंने वर्णन किया है। अलाव की आग को घेर कर जनसमाय ठिठुर रहे,
अलाव कहते हैं जो थोड़ी सी लकड़ी इकट्ठी करके और अपन जो जलाते, लेकिन वो भी जो है असरकारक नहीं है। लोग उसके पास में बैठे हैं फिर भी ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं। देशज समाज पर ऋतुओं के प्रभाव का इतना जीवंत वर्णन ही सेनापति को कालजयी कवि बनाता है कि हमारे देश के अंदर जो विभिन्न प्रकार की ऋतुएं चलती हैं और उसका जो जीवंत वर्णन किया है, साक्षात जैसे हमारे सामने ये ऋतुएं उत्पन्न होती है ऐसा उन्होंने शब्दों के अंदर पिरोया है। तो ये इनकी जो रचना है, उनका जो वर्णन है वो हमारे मन को छूने वाला, कालजयी यानी कलेजे को छूने वाली रचनाएं हैं। तो कवित्वों को अपना पढ़ने का तरीका है, उस ढंग से ही हम बोले तो ज़्यादा अच्छा लगता है, रोचक भी बन जाता है और हमारे लिए अर्दंगम करना आसान हो जाता है। तो आप भी उसी ढंग से बोलना। तो पहला अपन लेते हैं जिसमें वसंत ऋतु का वर्णन है। कवि वसंत ऋतु का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं कि बरन बरन तरु फूले उपवन बन, सोई चतुरंग संग दल लैयतु है। बंदी जिमी बोलत बीरद बीर कोकिल है, गुंजत मधुप गान गुन गैयतु है। आवे आस पास पुहुपन की सुबास सोई, सोंदे के सुगंध माज सने रैयतु है। शोभा को समाज सेनापति सुख साज, आज आवत बसंत ऋतु राज कैयतु है। इस तरह से धारा प्रवाह बोलने से वो रचना रोचक बन जाती है, कर्णप्रिय बन जाती है, रुचिकर बन जाती है। तो इसी ढंग से बोले तो इन 6 पंक्तियों के अंदर जो बातें कही गई है उनके अपन अर्थों को समझते हैं और संबंधित प्रश्नों को भी करेंगे। बरन बरन यानी तरह तरह के रंग बिरंगे फूले उपवन बन, वन और उपवन, वन यानी जंगल, उपवन यानी बगीचे, कि वसंत ऋतु के आगमन के कारण वन और बगीचे के अंदर तरह तरह के पेड़ पौधे और फूल फल गए हैं, हरे भरे हो गए हैं। सोई चतुरंग संग दल लैयत है, और वो कैसे लगते हैं जैसे कोई चतुरंगिणी सेना आ रही हो। चतुरंगिणी इसलिए कहते हैं कि 4 प्रकार की सेना के अंदर सिपाही होते हैं। एक तो पैदल सिपाही होते हैं, एक घोड़े पर चलने वाले होते हैं, हाथी पर चलने वाले होते हैं, रथ पर चलने वाले सिपाही होते हैं। तो वसंत के आगमन से जो पेड़ पौधे जिनके पत्ते पुराने झड़ गए हैं और नए पत्ते आ गए हैं उनके कारण, और पौधों के ऊपर नई कलियां आने के कारण, खेतों के अंदर सरसों उगाने के कारण, ये प्रकृति उस चतुरंगिणी सेना की तरह दिखाई पड़ रही है ना। बंदी जिमी बोलत बीरद बीर कोकिल है। बंदी कहते हैं चारण, भाट। पहले जमाने के अंदर जो कविता गान करते थे उनको चारण या भाट बोलते थे। कि जिस तरह से जिमी यानी जिस प्रकार, बोलत यानी बोलते हैं, बीरद यानी कवि, बीरद बीर ये दोनों शामिल है हो, हाँ, कविवर है ना, जो श्रेष्ठ कवि होते हैं उनके जैसे कोकिल बोल रही है। ऐसा लगता है जब कोकिल बोलती है तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति के अंदर प्रकृति का कोई कवि गुणगान कर रहा है, कोई श्रेष्ठ कवि उसका गुणगान कर रहा है। आवे आसपास पुहुपन की सुबास सोई, और बगीचों के अंदर फूल खिल आने के, विभिन्न प्रकार के फूल खिल आने के कारण खुशबू आ रही है, उन फूलों की खुशबू आ रही है। सुबास, सुबास यानी खुशबू। तो उन हरे भरे पेड़ पौधों के साथ में फूलों की खुशबू आ रही है। एक लाइन में चुक गया, गुंजत मधुप गान गुन गहियोत है, और जो भौरे गुंजायमान कर रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो प्रकृति का गुणगान कर रहे हो। इसमें तुलना की हो कि जिस तरह से राजाओं के कविवर गुणगान करते हैं, उसी तरह से वसंत के अंदर जो ऋतु के अंदर परिवर्तन हुआ है, सुहावनी जो और हरी भरी ये प्रकृति बनी है, तो जब भौरा बोलता है तो ऐसा लगता है जैसे वो प्रकृति का गुणगान कर रहा हो। जैसे कवि राजाओं के गुणगान करते हैं, उसी प्रकार ये भौरे जब बोलते हैं, गुंजन करते हैं, तो जैसे वो प्रकृति का गुणगान कर रहे हो ऐसा हमें सुनाई पड़ता है। आवे आसपास पूपन की सुबास सोई। अब ये लाइन है,
तो आसपास में जो फूल खिल गए हैं, पूपन यानी पुष्प, सुवास यानी खुशबू, ना, सोई यानी उसके साथ में। इसी प्रकृति के साथ में जो सुंदर दिखाई दे रही है, उसके साथ में फूलों के खिलने के कारण सुगंध, चारों ओर सुगंध जो है से आ रही है, चारों ओर से सुगंध आ रही है। सौदे के सुगंध माज सने रहते है, और चारों ओर से भीनी भीनी खुशबू आ रही है। फूलों की खुशबू आ रही है और प्रकृति के अंदर एक मादक वातावरण बनने के कारण भीनी भीनी खुशबू आ रही है ना। सौंदे के सुगंध यानी सौंधी सौंधी, भीनी भीनी खुशबू, माँ जारी अंदर, सने यानी सराबोर, है ना। उस प्रकृति के अंदर ही भीनी भीनी खुशबू सराबोर होकर के और हमको अनुभव करवा रही है, उसकी खुशबू आ रही है। शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज। कवि सेनापति वर्णन करते कहते हैं कि ये जो सुंदरता का समाज प्रकृति के अंदर छाया हुआ है, वो सुख साज आज, वो सुख का सामान दिखाई पड़ रहा है, वो सुख का साधन लग रहा है। ऐसा आवत बसंत ऋतुराज का ये उत्तर है। जिस तरह से चतुरंगड़ी सेना में चारों प्रकार के सैनिक होते हैं, उसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और फूल खिले हुए हैं, वो सुंदरता का समाज दिखाई दे रहा है, सुंदरता का समाज दिखाई पड़ रहा है। इस प्रकार सजा धजा प्रकृति के अंदर वसंत का मौसम जो है, वो ऋतु वो आई है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि प्रकृति परिवर्तन जब होती है, तो जिस तरह से एक युद्ध के लिए जब रवाना होती है एक सेना सेनापति के साथ में, उसी तरह से सेनापति वसंत है और प्रकृति के जो विभिन्न आयाम हैं, जो परिवर्तन है, पेड़ पौधे, फल फूल, खेत इत्यादि, ये सारे के सारे जो है उस सेना की तरह लग रहे हैं। इस प्रकार कवि वसंत ऋतु का वर्णन करते हैं। दूसरा अपन एक पद और लेते हैं, उसमें ग्रीष्म ऋतु की भीषणता का वर्णन किया है। लेकिन कवि की इसमें विशेषता यह है कि इसको उस बरसात की ऋतु के साथ में जोड़ दिया है। यहाँ पर जो गर्मी के पड़ने का जो वर्णन किया है, उसमें वो बताना चाहता है कि जिस प्रकार से बरसात के अंदर झड़ी लगती है, वैसे ही गर्मी की झड़ी लग गई है। बरसात में बादलों से पानी की झड़ी लगती है, उसी तरह से गर्मी के अंदर सूर्य के किरणों की भीषण गर्मी पड़ने लगी है। तो उससे जोड़ते हुए इन्होंने किस प्रकार वर्णन किया है, वो अपन पढ़ते हैं कि देखे चिति अंबर जले है चारी और छोर, तीन तर बर सब ही को रूप हरियो है। महाजर लागे ज्योति भादव की होती चले, जलद पवन तन सेक मानो परियो है। दारुन तरनी तरे नदी सुख पावे सुख, सब सिरी घन छाओ चाही बोई चित धर्यो है। देखो चतुराई सेनापति कविताई की जू, ग्रीष्म विषम बरसा की सम करियो है। ग्रीष्म विषम बरसा की सम करियो है कि ग्रीष्म से ऋतु भी बरसात की तरह जो है वो उसकी जड़ी लगने लगी है। तो शुरुआती पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। देखे छिति, छिति यानी धरती, अंबर यानी आकाश, जले है चारी और छोर, यानी चारों ओर जो दूर दूर तक जो हमको क्षितिज दिखाई देता है, वहां तक धरती आकाश सारा ग्रीष्म ऋतु के अंदर जलता हुआ अनुभव होता है, जलता हुआ महसूस होता है। देखे छित अंबर जले है चारों ओर छोर। ग्रीष्म ऋतु आने के कारण धरती और आकाश और चारों तरफ गर्मी का वातावरण है, भीषण ग्रीष्म ऋतु का वातावरण छा गया है। तीन तरबर सब ही को रूप हरियो है। तीन यानी उसने उस भीषण गर्मी के कारण, तरबन यानी पेड़, सब यानी सभी का, रूप हरियो यानी उसका रूप नष्ट कर दिया है। जो हरे भरे पेड़ पौधे थे, ग्रीष्म ऋतु के कारण गर्मी के बहुत ज़्यादा तीव्र प्रचंड गर्मी पड़ने के कारण उस पेड़ पौधे भी सूख गए, उसका रूप हर लिया है, उसका रूप नष्ट हो गया है। महाझर लागे जोत भादव की होती चले। और उस समय जो भादव महीने के अंदर जैसे झड़ी लगती है, वैसे ही भादव का मतलब दावाग्नि भी होती है, हाँ, जंगल की आग, भयंकर जैसे आग गिर रही हो,
जैसे भादो महीने के अंदर बरसात की झड़ी लगती है या श्रावण मास के अंदर बरसात की झड़ी लगती है, उस प्रकार से ग्रीष्म ऋतु के अंदर गर्मी की झड़ी लगी हुई है, सूर्य के किरणों की गर्मी की झड़ी लगी हुई है। जलद पवन तित तन सेक मानो पर्यो है। और उस भीषण गर्मी के कारण जलद यानी बादल, पवन यानी हवा, अब गर्मी वो बादल और हवा जैसे सिक गए हो, जैसे पक गए हो, सूख गए हो, ऐसा हमें अनुभव होता है। सेक मानो पर्यो है, जैसे उनकी सिकाई हो गई हो, जैसे वो पक गए हो, जैसे कहीं भी नज़र नहीं आते, न हवा नज़र आती है ठंडी और ना ही बादल नज़र आ रहे हैं, साफ हो गए। सेक जाना मतलब गायब हो जाना। कि भीषण प्रचंड गर्मी के कारण बादल और हवा भी जो हैं वो साफ दिखाई पड़ रहे हैं, वो सिक गए हैं, नज़र नहीं आ रहे हैं। दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब। दारुण यानी निर्दयी, तरनी कहते हैं सूर्य, तरे यानी उसकी गर्मी जो तिर रही है। नदी सुख पावे सब, नदियाँ भी सूख गई है ना, सब शांत पड़ी हुई है। तेज निर्भय सूर्य की गर्मी के कारण नदियाँ भी शांत पड़ गई है, सूख गई है। और सीरी घन छा चाइबो को चित धर्यो है। सीरी कहते हैं शीतल, घन यानी घनी, छा यानी छाया। देखो घन का मतलब बादल भी होता है, लेकिन यहाँ घन का मतलब घनी, कि हमारा मन, सारे जीव जंतु ऐसा लगता है जैसे उनका मन घनी छाया के अंदर बैठने को कर रहा है। सीरी घन छा चाइबो यानी चाहते हैं, चित्त यानी मन, हमारा हृदय, धर्यो यानी करता है, वैसे रखना भी होता है, एक जगह जाना। इतनी भीषण गर्मी पड़ती है ग्रीष्म ऋतु में कि हमारा मन किसी घनी छां के अंदर जाने को करता है। फिर कहा, देखो चतुराई सेनापति की कविताई कीजो। सेनापति की कविता की चतुराई देखो, कि ग्रीष्म विषम बरसा की सम करियो है, कि ग्रीष्म ऋतु का वर्णन भी बरसात की तरह किया है। तुलनात्मक रूप से दोनों को जो है उसकी तुलना करते हुए उन्होंने सुंदरता वर्णन किया है। कि वो कहते हैं कि जिस तरह से बादल श्रावण और भादो महीने के अंदर बादल बरसते हैं, उसी ढंग से भीषण सूर्य की किरणें जो है धरती और आकाश में पड़ रही है, और जिससे सारा वातावरण झुलस गया है और बादल गायब हो गए हैं, हवा भी जैसे ठहर गई है, और सबकी इच्छा होती है कि एक छांव के अंदर हम अकेले बैठ जाएं, ऐसी हमारी इच्छा होती है। इस प्रकार रोचक ढंग से ग्रीष्म ऋतु का वर्णन कवि सेनापति ने किया है। अब मैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न नीचे दे रहा हूँ, आप उन्हें अच्छी तरह से वर्तनी को देखते हुए करना, ताकि आपको आने वाले समय में जब टेस्ट हो तो उसमें आप प्रश्नों के उत्तरों को लिख सकें। धन्यवाद।